अस्सलाम वालेकुम जी। खालिद कयूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एक नज़र डालते हैं अखबारात के पैकेज के ऊपर। सानिया मरी पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इजलास, कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। और अमरीका ईरान कशीदगी को आज के तमाम कौमी अखबारात ने अपने फ्रंट पेजेस पर हाईलाइट किया। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी सानिया से मुतालिक है, मरी तमाम फंसे हुए सैयार रेस्क्यू, अहम शाराएं क्लियर, जाँ बहक अफराद सुपुर्दे खाक, तहकीकाती कमेटी कायम। इसी खबर के लिए रोजनामा दुनिया ने इन अल्फाज का चुनाव किया, मरी सड़कें बहाल, सयाहों पर पाबंदी बरकरार, बर्फ में फंसी गाड़ियां निकाल ली गईं, जिंदगी मामूल पर आने लगी, 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। रोजनामा नवाए वक्त ने वजीर आला पंजाब के मरी से मुतालिक फैसलों को अहमियत दी। मरी को जिला बनाने का फैसला, इंक्वायरी कमेटी कायम, कोताही करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, वजीर आला पंजाब। रोजनामा जंग ने सानिया मरी से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट को सफ़े अव्वल पर शाया किया। सानिया मरी, होटल महंगे, इंतजामिया गायब, 2 साल से सड़कों की मुरम्मत हुई, न बर्फ हटाने के लिए मशीनरी थी, इब्तदाई रिपोर्ट। रोजनामा नई बात की सुर्खी के अल्फाज हैं, बारिशें, दरियाए चनाब में सैलाब, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वार्निंग जारी। रोजनामा पाकिस्तान की सुर्खी अमरीका ईरान ताल्लुकात से मुतालिक है, जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत की जिम्मेदार 52 अमरीकियों के खिलाफ कार्रवाई, वार्निंग, अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में फिर इजाफा। इंग्लिश अखबार द नेशन की टॉप स्टोरी है, हंड्रेड्स रेस्क्यूड, roads cleared as families mourn victims of Murray snowstorm। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, over 500 families rescued, army clears road in Murray। द न्यूज की टॉप स्टोरी है, Murray tragedy, hotels got costlier, Edmund was now here। डेली टाइम्स की हेडलाइन स्टोरी है, nightmare over as tourists leave Murray। डॉन अखबार ने फॉरेन फंड्स रिपोर्ट को फ्रंट पेज पर हाईलाइट किया, forfeiture of funds only threat staring PTI in the face। अब एक नज़र डालते हैं जी रनडाउन पे। सानिया मरी तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी का क़याम। हुकूमत अपोजिशन की हुकूमत गिराओ तहरीक का हुकूमती इत्तेहादी जमातों पर इन्हिसार। शहबाज बिलावल मुतवक्का मुलाकात, क्या मुश्तरका लॉन्ग मार्च मुमकिन हो सकेगा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात, पीटीआई ने कमर कस ली। और आज दी न्यूज़ का इदारिया भी लोकल गवर्नमेंट इश्यूज़ पे है, इसी हवाले से है। आज के प्रोग्राम में रोजनामा नवाए वक्त में डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी साहब का कालम मिनी बजट हकीकत और अफसाना शामिल है। और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है बाइकाट मरी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। आज बड़ा अजीब हुआ, लग रहा है शफीक साहब की तबीयत नासाज है तो वो आज आए नहीं। तो मैंने एकदम देखा तो मुझे खालिद कयूम पे नज़र पड़ी तो मुझे आप उसमें से शफीक अवान को ढूंढ मैं रहे उनको थे। शफीक अवान को तलाश कर रहा था, लेकिन क्या कहते हैं आज जो खालिद कयूम साहब हैं वो शफीक अवान की कमी उम्मीद है सारी कमी नहीं पूरी कर सकता, कोशिश करूंगा, कोशिश करेंगे कि चलें, इतना भी काफ़ी है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो। और सानिया मरी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें वज़ीर आला ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी है और मरने वालों के लवाहिकीन को 8-8 लाख रुपए माली इमदाद देने का भी ऐलान किया है। मरी को ज़िला का दर्जा देने का भी फ़ैसला किया है। लिंक सड़कें फौरी तौर पे तामीर करने की हिदायत भी की है। तो आप समझते हैं कि जो तहकीकाती कमेटी है वो शवाहिद लेके आएगी और जल्द लाने चाहिए उसे सामने। ये राणा साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हदायत पर जो है ये कल जो है सानिया मरी पर कमेटी बनाने का फ़ैसला किया गया है। और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है पंजाब के, उनकी सरबराही में ये कमेटी बनाई गई है। और इसमें जो सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर के सैयद असद गिलानी और जो सेक्रेटरी हैं फूड के पंजाब के अली सरफराज, वो भी इसमें शामिल हैं। और बड़े ही ये तजर्बाकार और प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट हैं जो इस कमेटी में शामिल हैं और तहकीकात करेंगे। तो असल जो काम है सलमान साहब, वो तो इस कमेटी का काम ये है कि ज़िम्मेदारों का तयन करना। ज़िम्मेदार जो महकमा जात हैं जिनकी ज़िम्मेदारी थी, ड्यूटी थी, उनकी तरफ से जो गफलत बरती गई है उसको जो है वो सामने लाना है। और इसमें ये भी देखना है कि जब महकमा मौसमियात की तरफ से
जो वार्निंग जब आ गई थी, तो उसके बाद जो है इन महकमों की तरफ से क्या जो इकदाम हैं किए गए कि वहाँ लोगों की आमदरफ्त को रोकने के लिए, गाड़ियों की मूवमेंट को रोकने के लिए क्या इकदाम किए गए। और दूसरा ये है कि जब देखिए कि बर्फानी तूफान का जो अलर्ट जारी हुआ, तो उसके बाद फिर महकमों ने क्या कार्रवाइयाँ की और क्या सियाहों को रोकने के लिए क्या कोई मीडिया पर कोई अब इश्तिहार जारी किया गया कि मीडिया के जरिए लोगों को आगाह किया गया कि आप मरी की तरफ जो है अब वो जाने से गुरेज करें। तो ये सारे जो सूरत हाल है इसको सामने लाने की जिम्मेदारी इस कमेटी को दी गई है, और ये कमेटी जो है 7 रोज के अंदर जो है फैसला करेगी। दूसरा, राणा साहब, असल ये सानहा इस वजह से भी हुआ है कि मरी जो है अब वो तो एक हिल स्टेशन था, लेकिन अब वहाँ पर जिस तरह शहरी आबादी का जो फैलाव हो चुका है, अब पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पर अपनी रहायशें जो हैं वो बना रखी हैं, और इस फैलाव को रोकने के लिए भी हुकूमत को इकदाम जो हैं वो करने चाहिए। और इसमें जो एक अच्छा सलमान जानते हैं कि फैसला इस नए लोकल बॉडी निज़ाम के अंदर जो है वो किया गया कि ये वाहद तहसील है पूरे पंजाब की जहाँ पर जहाँ पर कारपोरेशन जो है म्यूनसिपल कमेटी की बजाय कारपोरेशन का मरी को नए बल्दियाती निज़ाम में दर्जा दिया गया है। और अब अच्छा फैसला है कि उसको अब डिस्ट्रिक्ट भी दे दिया गया है, ताकि इस तरह की सूरत हाल पैदा होने से पहले ही बर वक्त जो इकदाम हैं वो किए जा सकें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने शफीक साहब का भी नुमाइंदगी कर ली और मुझे खुशी है। हाँ, अच्छा दोनों का कवर कर लिया। तो आप समझते हैं कि इस साने के अंदर जो मैनेजमेंट, लोकल मैनेजमेंट है वहाँ, उनका भी फेलियर सामने आया और वो बर वक्त उस चीज़ को समझ ही नहीं सके कि कितना बड़ा क्राइसिस जो है उनके सर पे आया हुआ था। बुनियादी तौर पे तो सारा जो है लोकल मैनेजमेंट का ही क्राइसिस था। अब आप देखिए ना कि जो पूरी टूरिज्म की पॉलिसी थी प्राइम मिनिस्टर की, उसको कितना सेटबैक हुआ है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जो है पूरी दुनिया के सामने एक टूरिज्म पॉलिसी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में सियाहत को फरोग देना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ जब इस तरह के सानिया होंगे तो उससे वो जो प्राइम मिनिस्टर की अप्रोच थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म की तरफ आए, तो वो फिर सवाल उठाएंगे। क्योंकि अगर आप एक तरफ लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप टूरिज्म की तरफ आए और दूसरी तरफ आपका लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, तो फिर यह तजाद होगा। अब यहां पे हुआ क्या है, यानी जिस तरह से भी खालिद कयूम ने कहा कि अलर्ट तो जारी हो गए, लेकिन लोकल मैनेजमेंट ने वहां पर वो इकदामात नहीं उठाए जो उसको उठाने चाहिए थे। अब देखिए, अब जो इकदामात उठाने की कोशिश कर रहे हैं वाकया होने के बाद, ये जो रिएक्शनरी अप्रोच होती है ना कि जब कोई वाकया हो जाए तो हम फौरी तौर पे बड़े प्रोएक्टिव हो जाते हैं। वाकया होने से पहले जो हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए था, वो तमाम अफर्मेटिव एक्शन लेने चाहिए थे जो जरूरी उसमें आते हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि जी वहां कैपेसिटी गाड़ियों की इतनी थी, तो इतने लाखों में गाड़ियां वहां कैसे पहुंची, उसके जिम्मेदार कौन है, इसका तयन होना चाहिए इस कमेटी के अंदर जो कमेटी बनाई गई है। दूसरा जो देखिए, टूरिज्म जो है ना वो आप लोकल लोगों के ऊपर नहीं छोड़ सकते, यानी वहां के इंडिविजुअल्स जो है वो बैठ के फैसला कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये जो लोगों ने कहा है कि जी 40-40, 50-50, 30-30 हजार रुपए हमसे होटल के लिए नाइट स्टे के लिए मांगे गए, जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने फिर गाड़ियों के अंदर जाकर अपना रहने की कोशिश की। तो अब इसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? ये कौन लोग हैं जो होटल वाले खुद से कीमतें तय करते हैं, खुद से वहां पे गाड़ियां खींचने के लिए जो जंजीरें इस्तेमाल होती हैं, वो कौन माफिया है? इस पूरे माफिया को भी आइडेंटिफाई करें, लोगों को, टूरिस्ट को वहां पे लोकल माफिया के हाथों छोड़ने की बजाय वहां आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके वहां पे वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो लोगों को सपोर्ट करे। अदरवाइज इस तरह के वाकयात और होंगे तो कौन लोग टूरिज्म की तरफ, आपकी तरफ आएंगे? ठीक है, देखिए कि ये सरदार मोहम्मद जरदार साहब नुमाइंदे हैं हमारे पीटीवी के, वो मौजूद हैं लाइन पे। मैं कहा जरा उनसे अपडेट लें। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या सिचुएशन है जरदार साहब इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों की? क्या मरी क्लियर कर दिया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है? जो मुतासरा खानदान है उन लोगों को सबको महफूज मुकामात पे मुंतकिल कर दिया गया है? क्या सिचुएशन है वहाँ की? मलकाई तो शार मरी आज मौसम खुश्क और सर्द है। महकमा मौसमियात की भी यही पेशन गोई है। गुज़श्ता जो बर्फबारी में रात भर सियाहों को मरी में गाड़ियों में मासूर रहे, जो गाड़ियां बर्फबारी में फंसे रहने के दौरान सख्त मुश्किलात का सामना करते रात छटरते हुए गाड़ियों में हीटर चलाने की वजह से
कार्बो मोनोऑक्साइड गैस भर जाने से गाड़ियों में ही दम घुटने। नहीं वो ठीक है, वो तो सरदार साहब तफसीलात छप गई हैं वो। नहीं, मैं चाह रहा आपसे, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे आप काम जारी था वो मुकम्मल हो चुका है और अब वहाँ मरी जो है वो खाली हो गया है या अभी भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं? और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बर्फ़ का तूफ़ान आया, क्या माजी में भी इस तरह की कोई रवायात और इस तरह के वाक़यात मौजूद हैं मरी की तारीख में? जी, मरी में पहले बर्फ ज्यादा पड़ती थी और ये है कि इस दफा तो इतनी ज्यादा वो उस तरह की नहीं पड़ी, लेकिन ये है कि ये गाड़ियों की कसीर तादाद में मरी आमदोरफ्त, और फिर ये है कि सियाहों का वो गाड़ियां जो है सड़क में ही पार्क करके वो एंजॉयमेंट करना, ये भी सबब बना। और फिर ये है कि सियाह तो होटलों में कई जगहों पे पहुंच ही नहीं सके, वो रास्ते में ही रुक गए और फिर वहीं उन्होंने रेल बसेरा शुरू कर दिया और हल्ला गुल्ला और ये जो है ना वो सारे जो है वो अपनी एंजॉयमेंट करते गए। और हालात होने वाले तो वो ये है कि वो गाड़ियों में जो जिन्होंने शीशे बंद करके वो हीटर चलाए वो हालात हुए हैं। बाकी कुछ लोगों से मेरी बात हुई है सियाहों से, तो उन्होंने ये कहा कि हम तो ये है कि रात में गाड़ियों में हीटर चला के फिर बंद करके हमें बाकायदा जो है ना वो जो साथ दूसरे गाड़ियों वाले थे वो बताते भी रहे हैं। तो फिर इस तरह का ये मसला जो है ये पेश आया। और यहाँ गाड़ियों जो है ना गाड़ियों को एक तो ये है कि सियाह सुनते नहीं है, वो अपने मजे से गाड़ियां पार कर देते हैं। पार्किंग की बहुत अशद जरूरत है यहाँ हमारी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जरदार साहब। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, ये जो मैंने सवाल उठाया कि जो वहाँ लोकल लोग हैं, जब इस तरह की सिचुएशंस आती है तो लोगों को तो एटीट्यूड होना चाहिए, वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो हमारा एक कौमी मिजाज बन चुका है कि हम लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाना चाहते हैं, चाहे उसमें चीजें बेचने वाले हों। मुझे पता चला कि चाय का कप 250 रुपए के ऊपर बिका है, अंडे उबले हुए जो है 200 रुपए के बिके हैं, होटलों के किराए वहां पे चले गए, लोकल ट्रांसपोर्टरों ने वहां पर मनमानियां की हैं। इसका सदबाब फिर कैसे करेंगे आप? साहब, एक अखबार में आज मैंने सुबह ये खबर पढ़ी कि वहाँ एक फैमिली के पास इतने ये जो होटल माफिया है वो इतनी डिमांड उनसे की जा रही थी कि उनके पास पैसे कम पड़ गए और उन्होंने अपना जेवर जो है वो वहां पे कर दिया। तो इसका क्या सदबाब करें, वहां हुकूमत क्या करे? देखें, बात पता क्या है कि मरी के हवाले से माजी में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती रही। होटल माफिया का जो वहाँ पे लोग जाते हैं सियाह, उनके साथ बदतरीन रवैया, वीडियोस भी आई, उसमें तशद्दुद भी देखने में आया। और उसके बाद ये कि माजी के अंदर एक ट्रेंड भी बना था जो आज हमारा भी टॉप ट्रेंड है कि बाइकाट मरी, तो माजी में भी इस पे बात होती रही है। असल चीज़ ये सलमान साहब कि हम ये तो बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम ये बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम तो गर्दन काटने पे तैयार हो जाते हैं सामने वाले की मज़हब के नाम पे। लेकिन मज़हब तो हमें मेहमान नवाजी, रवादारी, अपने भाई को मुश्किल में देखकर दरवाज़े खोल देने का नाम है। अभी मैं पढ़ रहा था कि एक इलाके के अंदर वहाँ के मुकामी लोगों ने घरों के ताले तोड़ दिए लोगों को अपने घर में लाने के लिए, और वहाँ पे खाना को जो है उन्होंने बना दिया। ऐसे लोग भी थे। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि एक खातून ने अपना जेवर जमा करवा के होटल के कमरा लिया। कितने अफसोस की बात है कि आप 500 रुपए का अंडा वहाँ बेचते रहे, जान के आप वो टायरों की जो जंजीरें हैं जो वो लगती हैं तो वो आप ले रहे थे। और तो वो उसको कड़ा माफिया कहते हैं और उन्होंने अपने रेट 7-8 हज़ार तक बढ़ा दिए। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद वहां पे धक्का लगाने के 3,000 रुपए लिए गए। ठीक है, क्या आप लोगों को मरना याद नहीं है? क्या आप लोगों के सामने जब लोग मर रहे थे और जो छोटे बच्चे सर्दियों में ठिठर रहे थे तो आपको लिए कोई शर्म का मुकाम नहीं था? आपको कहीं फील नहीं हुआ कि आपने भी कभी अल्लाह के सामने जवाब देने? आपको कहीं महसूस नहीं हुआ कि आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और अगर उनके साथ ये सिचुएशन होगी तो आप क्या करेंगे? इतने अंधे हो जाते हैं दौलत कमाने में आप लोग, इतने आप लोगों की जबानें हल्कूम से बाहर निकल आती हैं पैसा देके। कहां लेके जाएंगे पैसा? ये पैसा क्या आपकी बख्शिश का सबब बन सकेगा?
मैं ये समझता हूं कि जहां लोकल इंतजामिया जिम्मेदार है वहां पे मरी के होटल मालकान की बेइज्जती सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जिन्होंने 50-50 हजार रुपए का कमरा दिया। एक फैमिली कहती है कि मेरे पास, हमने उन्हें कहा हमारे पास 40,000 रुपए हैं, ये ले लें, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो यार मैं समझता हूं कि वजीर आला बुज़दार साहब को जहां पे तहकीकाती कमेटी में अफसरों की जिम्मेदारी का तयन कर रहे हैं, वहां पे जरूर उस होटल माफिया, उन लोगों को, वो होटल माफिया के जिम्मेदारों को भी आप कटहरे में लेके आए जिनकी वजह से ये सानिया हुआ। अगर वो थोड़ा सा इंसानी रवैयों का मुजाहरा करते, थोड़ा सा नरमी का मुजाहरा करते, तो शायद ये सानिया ऐसा ना होता। लोग बिलखते रहे, लोग रोते रहे, बच्चे रोते रहे कि हमें जगह दे दो और नहीं दी गई। हम कितने फख्र से अंसार और उनकी मिसालें देते हैं फतेह मक्का के बाद, तो वो सिर्फ मिसालें हैं, वो हमारी जिंदगी के लिए अमली सबक है भाई। अगर आप वो भूल जाते हैं तो ये याद रखें कि ये दौलत सब कुछ यहीं रह जाएगी। सलमान साहब जी जी, मैं ये कहता कि देखें, इस एक और चीज जो सबसे बड़ी उभर के सामने आई है ना, ये सिर्फ सानिया मरी को ना देखें, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जब सानिया होता है ना, और उस वक्त जब हम मातम करते हैं, तो हमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि लोकल गवर्नमेंट का जो निजाम है, अगर वो वहां होता और वहां अवामी नुमाइंदे और जो वहां जो मुकामी इंतजामिया का आपस में रिलेशनशिप हो, तो आप ऐसी बहुत से चीजों को रोक सकते हैं। कल फिर बहुत से लोगों ने यह सवाल उठाया है कि जो एक इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम लाए बगैर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैठ के लाहौर से पूरे पंजाब को रन नहीं कर सकती, ना वो सिस्टम चला सकती है, और ना इस माफिया का, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं, खालिद कयूम जिक्र कर रहे हैं, इनको कोई कंट्रोल कर सकेगा। क्योंकि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ना, उसका भी एटीट्यूड देखे ना सर, वो ठंडे एसी के कमरों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होते, हीटर लगाए होते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं होता कि होटल क्या कर रहा है, फला चाय वाला क्या कर रहा है, फला वो कुंडा माफिया क्या कर रहा है, इनको कौन रोकेगा? अब मैं आपको बताऊं, देखें वहीं पे ऐसे पुलिस एहलकार भी थे जो चाय बना के गाड़ियों में तकसीम करते रहे। एक डीएसपी का आपका मैं पढ़ रहा था कि वो 16 घंटे वो आदमी नहीं सोया, और वो जाके खुद शीशों पे हाथ मार के लोगों से कहता था कि आप ठीक हैं। और जो बात ये कि खैर और शर दोनों जगह पे मौजूद होते हैं। वहां पे जहां पे वहां की इंतजामिया ने बेइज्जती का मुजाहरा किया, वहां पे बहुत सारे पुलिस एहलकारों ने भी बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और उन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के शदीद बर्फबारी के अंदर गाड़ियों तक रेस्क्यू किया। ये मिला जुला था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो जिम्मेदारान थे उनको फौरी रिएक्ट करना चाहिए था, और वो फौरी रिएक्शन के ना सबब ये सारा कुछ। और हम तवक्को करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब से भी और वज़ीर आला बुज़दार साहब से भी कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल इनका तयन करें, और उन होटल माफिया का भी तयन करें जिन्होंने लोगों की मजबूरियों को दौलत की तकड़ीक में तोड़ने की कोशिश। ये राना साहब, मैं आपको बताऊं कि माजी में जो मरी के अंदर आबादी का फैलाव था, और उसको तो माजी की हुकूमतों ने रोकने की कोशिश नहीं की, और इसके साथ वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट की जानी थी वो भी किसी हुकूमत ने इस तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दी। मरी के अंदर अब भी कई इलाके ऐसे हैं, प्राइवेट इलाके ऐसे हैं, जहां से गुजरने के लिए लोग पैसे वसूल करते हैं, और ये जो गलियात को मरी से रास्ता जाता है, सड़क जाती है, इस पर है वो कड़ा माफिया जो है। मैं खुद एक बार चंद साल पहले वहां गया और रात को बर्फबारी हो गई, तो मैं 4000 जो है वो उसको कड़ा माफिया को देकर मैं वहां से गाड़ी जो है बड़ी मुश्किल से। अब एक मैं इस मौके पे देखें अपोजिशन का पॉइंट स्कोरिंग देखें। आज खबर छपी है कि सानिया हुकूमती बेहिसी नाहली और मरी को तरक्की देना अब याद आया। अपोजिशन कहती है कि हुकूमत को अब याद आया। और भाई 2.5 साल हुए उन्हें, तो 35 सालों से तुम इस मुल्क के ठेकेदार बने हुए थे, और मरी से वजीर आज़म भी रहे खाकानाबासी, और आज हुकूमत को आप ताना दे रहे हैं कि जी आज आपको तरक्की देना याद है, तो 35 साल आप कहां सोए हुए थे? लेकिन ना बात यह है कि इस अपोजिशन जमातों ने, जिसमें नवाज शरीफ साहब का आपको पता है वहां घर भी रहा है, शहबाज शरीफ साहब का भी घर है, हुक्मरान तबकात वहां बड़े शौक से जाते हैं, और आपने अपने लिए तो वहां प्रोटोकॉल लगा दिए, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था वो तो आपने नहीं किया ना, वहां पे वो आपने इन्वेस्टमेंट की। अब आप यहां पर आ गए पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए कि शायद ये सारी कतरो गारत जो है
वो शायद हुकूमत की वजह से हुई है। भाई हुकूमत पे जरूर तनकीद करें, लेकिन आप ये बताएं कि आपने अपने दौरे एक हुकूमत में यहाँ पे कौन से ऐसे इक़दाम किए, और फिर इस वाक़े के ऊपर ये जो सानिया मरी हुआ है, इस पे अपोजिशन का क्या किरदार है सिवाय बैशिंग करने के अलावा? आपकी कहां है पोलिटिकल पार्टी PMLN की, कहां है पीपल्स पार्टी जो वहां वर्कर होते वो लोगों को फैसिलिटेट करते? वहां तो हमने देखा कि जमात इस्लामी का खिदमत जो है वो सबसे ज्यादा पेश नजर आया, बाकी समाजी तंजीमें नजर आई। तो आपकी बड़ी सियासी जमातें जो आप जिसके दावेदार हैं वो वहां पे हमें लोगों की मदद करते हुए क्यों नजर नहीं आए? अच्छा जी, मैं अब चलता हूँ आगे। एक आदमी ने कहा कि मैं मीनार पाकिस्तान जो है ना उठा लूंगा, शर्त लग गई। अब वो लोग सारे इकट्ठे हो गए, जब वो वहां गया लोगों ने कहा चलो जी उठाओ, कहता मैं चुकना जरा मैंने हाथ लगा दो, ठीक है ना। हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन ने हुकूमती जमातों से कहा कि जरा आप हमारा साथ दे दें तो हम हुकूमत को गिराना चाहते हैं, ठीक है ना। इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा है। तो सलमान साहब, आप समझते हैं कि ये भी एक किस्म की मासूमाना फ्रस्ट्रेशन है अपोजिशन की? सर मासूमाना क्या, ये एक मुकम्मल फ्रस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट कर रही है जिसमें उनको लग रहा है कि हम तनहा हुकूमत गिराने की पोजीशन में नहीं है। अब आप बार बार जाते हैं MKM की तरफ, आप बार बार जाते हैं मुस्लिम लीग काफ की तरफ, आप बार बार जाते हैं दीगर इत्तेहादी जमातों की तरफ, और उनसे कहते हैं कि भाई आप हमारा साथ दें, अगर हम हुकूमत गिराना चाहते हैं तो आपकी मदद के बगैर गिरा नहीं सकेंगे। अच्छा, वो इत्तेहादी जमातें जो है वो इस वक्त हुकूमत के अंदर जो है अपना इक़्तिदार के अंदर हिस्सेदार है, वो क्यों छोड़ेंगी इक़्तिदार? मुझे बताइए, इनके कहने पे क्यों आएंगी और क्यों वो आकर अपोजिशन की सियासत के एजेंडे का हिस्सा बनेगी? अच्छा, अब क्योंकि आपका डिपेंडेंसी जो है, यानी वो जो थी ना कि हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक एतमाद पेश करना चाहते हैं, भाई अगर आपने तहरीक एतमाद पेश करनी है तो आपके तो नंबर्स कम है, अब इसलिए आपको MKM की जरूरत होती है और मुस्लिम लीग काफ। अच्छा, यही जरा देखिए इनकी दोगली पॉलिसी। इसी MKM के बारे में इनकी सियासत क्या कहती रही है, इसी मुस्लिम लीग काफ के बारे में PMLN का नुक्ता नजर क्या रहा है। यानी जिस वक्त वो मुश्किल में ना हो तो वो इन जमातों को एस्टैब्लिशमेंट की जमातें कहते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट की पैदा करदा जमातें हैं, और जब आपको लगता है कि इनकी मदद दरकार है तो वो जमहूरी जमातें भी बन जाएंगी। यानी यही एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता जमातें जो हैं, अगर आज आपको सपोर्ट कर दें तो ये जमहूरी जमातें हो जाएंगी। आप जाएंगे 9-0 और उनसे हिमायत लेने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपके मसल इतने कमजोर हो चुके हैं कि आप खुद तो हुकूमत गिराने की पोजीशन में नहीं है, वरना आपको याद होगा PDM में उन्होंने, मरियम ने कहा था कि हम आ रहे हैं हुकूमत गिराने के लिए, और ये पिछले साल मार्च जो गुजरा है इसमें हुकूमत नाम की कोई चीज यहां पे नहीं रहेगी। तो अब वो तो सारी बातें खत्म हो गई ना, अब हुकूमत गिराना तो मकसद रहा नहीं है। अब हुकूमत गिराने के लिए आप उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि जी आइए इत्तेहादी जमातें हमारा साथ दें, तो वो इत्तेहादी जमातें जो है मैं नहीं समझता कि वो इस वक्त आपके एजेंडे की सियासत का हिस्सा बनेगी। ये जो हुकूमत गिराना होता है, ये हुकूमत कोई बड़ी कच्ची सी दीवार होती है जैसे टक्करे मार के गिराया जाता है? राना साहब कि अपोजिशन ये चाहती है, पाकिस्तान की जो इस वक्त की अपोजिशन है, उसकी कारकर्दगी पर भी बहुत बड़े सवालात हैं कि क्या वजूहात हैं कि अवाम उनके पीछे बाहर निकलने पर क्यों तैयार जो हैं वो नहीं हो रहे। उनको भी अपने गिरेबान में देखना चाहिए। तो अब ये चाहते हैं कि दूसरों के कंधों पर सवार होकर कोई तब्दीली ले आए, तो ऐसा सियासत में मुमकिन नहीं होता। देखिए, जो इत्तेहादी हैं, काफ लीग है या MKM है या बाप पार्टी है, ये जो तीनों इत्तेहादी पार्टियां, बाकी भी कहीं एक MNA वाले जो छोटी जमातें हैं वो शामिल है, एक 2-2 MNA वाले, लेकिन ये वो पार्टियां, और सबसे बड़ी तब्दीली की राह में मैं आपको बताऊं सलमान साहब, जो रुकावट है इस वक्त वो इत्तेहादी जमातें हैं। क्योंकि एक तजाद है बहुत बड़ा अपोजिशन की सियासत में और इत्तेहादी जमातों की सियासत में। इत्तेहादी जमातें 5 साल पूरा करना चाहती हैं, वो 5 साल से किसी सूरत भी एक दिन कम जो है वो इक़्तिदार से बाहर, हुकूमत से बाहर नहीं रहना चाहती, जबकि अपोजिशन ये चाहती है कि फौरी तब्दीली आए, अवाम के अंदर से तब्दीली आए, और उसके बाद फौरी इंतखाबात जो हैं उसका ऐलान कर दीजिए। इतना बड़ा तजाद है कि इस पर जो है इत्तेहादी जमातें किसी सूरत माता नहीं। सर एक और बात सुने, अभी हम इत्तेहादी जमातों की बात कर रहे हैं। पहला तो सवाल ये है कि क्या हुकूमत गिराने के ऊपर पीपल्स पार्टी और PMLN एक है? बात यह है कि भाई हुकूमत गिराना कौन चाहता है? कोई भी गिराना नहीं चाहता। 2 साल रह गए, 1.5 साल, अगले साल जो है इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, ठीक है। तो आप गिरा के क्या निकालेंगे? उन्हें भी पता है कि हमने ऐसा नहीं करना, लेकिन बढ़ के मारने में कोई हर्ज भी नहीं है।
पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत मशहूर कैरेक्टर था मजहर शाह, हाँ जिसकी बढ़क बहुत मशहूर मशहूर थी। थी। वो कहता था और मैं टब्बर खा जा पर मैं डकार ना मारा। ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है कि आप सियासत के मजहर शाह हैं, आप टब्बर खा जाते हो, डकार भी नहीं मारते। लेकिन सर हुकूमत गिराना कोई इतना आसान नहीं है कि कोई छज्जे पे रखा हुआ बर्तन है जिसे हाथ मार के गिरा देंगे आप। ये एक रियासत है, इस रियासत के अंदर इदारे हैं, इदारों के ऊपर एक कायम हुई हुई हुकूमत है। आप जाके कहेंगे जी मैं नहीं वहाँ खड़ा होकर बस कहूँगा हुकूमत गिर जाए तो हुकूमत गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। बात यह कि इन सबको इस बात का पता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अखबारात का भी तो पेट भरना है, हमने भी तो प्रोग्राम करना है। टीवी टॉक शो का भी पेट 7 से 11 बजे तक वो सारे जो क्या नाम है हमारे प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने याजूज माजूज की तरह वो सारा करते हैं और रोज शाम हुकूमत तक गिरानी होती है। रोज हुकूमत गिरानी होती है और बस गिराने से 1 सेकंड पहले उनका प्रोग्राम खत्म हो जाता है, फिर वो सो जाते हैं कि बाकी सुबह गिराएंगे और फिर वो वहीं खड़ा होती है। मेरा एक प्यारा दोस्त जो है वो रिलैक्स कुर्सी वाला जो है, आई लव हिम, वो बहुत प्यारा है, मुझे अच्छा लगता है वो जब यूं और आप भी उनके साथ उनके ऊपर बात किए बगैर रहते हाँ, नहीं, नहीं मुझे वो अच्छा लगता है। उनका भी सुना है कि वो कूच कर गए दुनिया से। हाँ, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, कहीं और चले गए। इत्तलात मेरे पास किसी और चैनल पे चले गए। तो ये अखलाकियात और आइडियालॉजी और फिलासफी तब तक होती है जब तक आपके पास अच्छा पैकेज हो। बिल्कुल ठीक। जब आपको इससे अच्छा पैकेज मिल जाए तो फिर आपकी जो आइडियोलॉजीज है ना वो सारी की सारी वो चेंज हो जाती है। अब बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात मुतवक्को है और उसमें मुश्तरका लॉन्ग मार्च जो है उसका क्या कहते हैं वो होगा। खालिद साहब, वो पंजाबी का जो गाना था, मैनू रख ला कलिंदर नार ते जी करदा चला मैं तेरे नाल लंबे रूटा थे, तो ये लंबे रूटों पे दोनों जा सकेंगे किसी तरह? ये असल में मसला ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने अचानक एक अपने लॉन्ग मार्च की जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है। तो ये पीपल्स पार्टी ने जो लॉन्ग मार्च जो अनाउंस किया है, ये तो मुझे लगता है कि हुकूमत से ज़्यादा जो है वो पीडीएम के खिलाफ जो है वो लगता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है अगर पीडीएम जो है उनका लॉन्ग मार्च हो जाता, उनकी बड़ी एक्टिविटी हो जाती, तो इस सारी सूरत हाल में फिर पीपल्स पार्टी ने तो इररेलेवेंट हो जाना था। तो वो अपनी इररेलेवेंसी को रोकने के लिए, और दूसरा वो दोनों जमातों के दरमियान इस वक्त जो मुकाबला जारी है राणा साहब जी, वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए या किसी और तरफ जो देखते हैं उनकी ऑप्शन जो है एक दूसरे को रोकना जो है वो मकसूद है। सही। पीपल्स पार्टी नून लीग को बतौर ऑप्शन बनने से रोकना चाहती है और नून लीग पीपल्स पार्टी को जो है वो ऑप्शन के तौर पर रोकना चाहती है। तो ये फ्यूचर की जो सियासत है उसमें एक दूसरे को रोकने के लिए, एक दूसरे का रास्ता ब्लॉक करने के लिए ये दोनों जो जमातें हैं एक सफ आरा हैं। और इसमें जो आज मीटिंग है बिलावल साहब की और शहबाज शरीफ साहब, वो तो दरअसल जो मिनी बजट है उसके हवाले से वो स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में मुलाकात होगी और उसकी जो पार्लियामेंट के अंदर की जो स्ट्रेटजी है उसको गालबन जो है वो तय करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये जो स्ट्रेटजी तय करने जा रहे हैं दोनों, और आप समझते हैं कि बजट इजलास जो है उसको ये रोक सकेंगे? माजी में तो दोनों खुद इजलास तक में तशरीफ नहीं लाए, जब मिनी बजट पेश हुआ तो दोनों ही तशरीफ नहीं लाए, तो ये क्या बारों बारी तो रोक लेंगे? दोनों जमातों ने कहा 3 दिन पहले कि हम मिनी बजट की मंजूरी के पर पार्लियामेंट के बाहर एक भरपूर एहतजाज करेंगे। यानी एहतजाज तो होता है पार्लियामेंट के अंदर। इन्होंने कहा नहीं, हम पार्लियामेंट से बाहर करेंगे। इनको पता है कि मिनी बजट पास होना है और ये भी पता है कि मिनी बजट पास होना क्यों जरूरी है। ये खुद अपोजिशन को भी पता है कि ये हमारी एक मजबूरी है, हमें हर सूरत में एक माशी निज़ाम को चलाने के लिए, रियासत को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए इस मिनी बजट की मंजूरी देनी है। तो वो तो उन्होंने देनी है, तो उसका तरीकाकार उन्होंने ढूंढ लिया कि हम पार्लियामेंट से बाहर एहतजाज करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर कुछ नहीं करेंगे। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब को या पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना जबरदस्त छिक्का मार दिया। वो चौके मार रहे थे, उन्होंने चौका मारते मारते एक छिक्का मार दिया। छिक्का ये मार दिया, ये किसी को यकीन ही नहीं था कि वो पहले डेट अनाउंस कर देंगे, जैसे भी खालिद ने कहा। उन्होंने डेट अनाउंस करके ना पीडीएम के बारे में से हवा निकाल दी। उन्होंने कहा नहीं, असल में अपोजिशन हम है और हम लीड करेंगे इस पूरे लॉन्ग मार्च को, इस पूरे इस फला को। हालांकि पीपल्स पार्टी तो लॉन्ग मार्च के खिलाफ थी, आपको याद है फजलुर रहमान इस पे वो कहते थे हम तो इस तरह की कोई चीज नहीं करेंगे। मार्च के खिलाफ नहीं थी, धरने के फजलुर रहमान का उन्होंने कहा कि ऐसी चीज जो हुकूमत गिराने के लिए वहां पे ज्यादा वो नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने
अब उन्होंने उसको एक लॉन्ग मार्च को बना दिया। और मैं फिर ये कहता हूं कि ये सारी की सारी जो है ना अगले इंतखाबात की तैयारी की रहसल है और एक मशक है कि जिसका मतलब यह है कि अपने आप को एक जिसे कहते हैं ना टॉनिक देना कि हम ताकतवर हैं, हम सियासी कुव्वत बन रहे हैं। और ये जो खास तौर पे दो इंतखाबात हुए, लाहौर का और खानेवाल का बाई इलेक्शन, उसमें जो वोटों की तादाद मिली उससे पीपल्स पार्टी को जरा बूस्टअप मिला कि हमारे वोट जो 5000 थे अब ये इतने ज्यादा तादाद में बढ़ गए तो हम पंजाब में दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। मैं ये बता रहा हूं कि असल लड़ाई इस वक्त जो पंजाब में लड़ी जाएगी वो बुनियादी तौर पर PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक रस्साकशी है। और रस्साकशी का अंदाजा PMLN को भी हो गया है कि पीपल्स पार्टी हमारे खिलाफ लंगोट कस के मैदान में आ गई है और उनको भी पता है कि अगर हमने इनको रोका ना तो ये फिर आगे अपने आप को मुतबादल के तौर पे पेश करेंगे। तो लड़ाई जो है हुकूमत से ज्यादा PDM में या अपोजिशन जमातों में शामिल दो जमातों के दरमियान एक सियासी रस्साकशी है। और अभी आप देखिएगा कि आगे आगे इसके रंग जो है और नुमाया नजर आएंगे। सलमान साहब, जो पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस किया है ना, ये तो इतना बड़ा लॉन्ग मार्च उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो खत्म होने की तरफ नहीं आ सकेगा। वो गालबन 10 से 15 दिन का जो है वो प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें असल में जो आप बात कर रहे हैं वो अवाम राब्ता मुहिम जो है अब वो चलाना चाह रहे हैं। और कराची से शुरू होगा और रास्ते में उन्होंने हर जिला के अंदर जो हाईवे के ऊपर या GT रोड के ऊपर जितने भी अजला और बड़े शहर हैं वहां पर उन्होंने जलसों का प्रोग्राम बनाया। और ये इस बात का इम्कान ही नहीं है कि ये लॉन्ग मार्च जो जिसकी बात कर रहे हैं PDM वाले और पीपल्स पार्टी वाले, ये कोई मुश्तरका लॉन्ग मार्च बन सकेगा, इसका कोई पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं है। अच्छा, वैसे क्या ये लॉन्ग मार्च है ये इसी तरह कामयाब होगा जैसे बिलावल साहब ने लाहौर से हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू की और कामयाब हो गई? ये वैसे ही कामयाब होगा जैसे मौलाना फजल रहमान का कामयाब हुआ था और किसी ने उनको एक लॉलीपॉप दिया था बकौल उनके और वो वापस आ गए थे। फिर उन्होंने कहा मार्च में हुकूमत जाएगी, वो मार्च भी चला गया, अगला मार्च भी आ रहा है। तो ये इसी तरह से ही कामयाब होना है। देखिए कि सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है तो सिंध में उनके पास जो है वो सरकारी वसाइल भी होंगे, इंतजामी लोग भी होंगे, वहां पर वो बड़े जलसे भी कर लेंगे। वो सिंध और पंजाब के बॉर्डर तक तो लोगों को ले आएंगे। तो फिर आगे पंजाब से जो है सारा पंजाब गुजरना है, इस्लामाबाद जाना है, तो वहां पर जो है एक बड़ा सवाल पैदा होगा कि वहां लोग कैसे सिंध से लोग लेते जाएंगे अपने साथ। डुगडुगी बजा के एक मेला सजाना होता है तो वो डुगडुगी बजाते जाएंगे और जहां जहां मेला सजेगा वो ठीक है और फिर उसमें वफद। और अभी मैं आपको बताऊं कि ये पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान तो अचानक कर दिया लेकिन उसका कोई हतमी प्रोग्राम और उसकी प्लानिंग कोई अभी तक ये वैसे ऐलान है जैसे लाहौर में जलसे का ऐलान किया था, आपको याद है इसार साहब? हाँ, जलसे का ऐलान किया था तो बाद में फिर वो जलसा मुलतवी करना पड़ा। इसी तरह के मुझे इसी तरह का लगता है बगैर किसी प्लानिंग के पॉइंट स्कोरिंग के लिए चूंकि किया गया और आगे कोई उसका मनसूबाबंदी जो है वो नहीं की। लेकिन ये इसार मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जो बात मैं और खालिद कयूम कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस लॉन्ग मार्च से एक नतीजा निकालना चाहती है, एक मफाद देना चाहती है। आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी क्या चाहती है इस वक्त? देखिए, पीपल्स पार्टी ने किसी हद तक तो अपने कार्ड बहुत अच्छे खेले, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में बावजूद PTI की ना होने की वजह से, और इसका क्रेडिट PTI की मुकामी क़यादत को जाता है कि उन्होंने शानदार क्रेडिट जाता है। और सुना है कि कुछ ओहदेदार कल किसी एक इजलास के अंदर उनके साथ बड़ा बात करेंगे अगले उसके ऊपर, हमारे पास है मौजूद, तो उन्हें एक एज तो मिला। फिर उसके बाद उन्हें नो डाउट वो जो अभी रिसेंट ज़िमनी इंतखाब हुआ उसमें पीपल्स पार्टी को एज मिला। तो पीपल्स पार्टी अपने कार्ड तो बड़े अच्छे अंदाज में खेल रही है। उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया वो ये किया कि उनका लॉन्ग मार्च कामयाब हो ना हो, PDM का लॉन्ग मार्च नाकाम करता है, ठीक है ना। उनकी जगह पे वो जाके बैठ गए हैं और अब उन्हें कहा कि जी अब आपकी जगह कोई खाली नहीं है। तो पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है कि वो उसने इनडायरेक्टली PTI हुकूमत को थोड़ा सा एक सपोर्ट दे दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी जितना मर्जी लॉन्ग मार्च ले आए, चूंकि अब उनमें ना बेनज़ीर भुट्टो है ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, तो वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन नहीं होती ना। उनका एजेंडा है, एजेंडा वो चाहते नहीं हुकूमत। जरदारी साहब को तो अगर रास्ते में किसी ने कह दिया कि चलें आपको दादू की भी दे देते हैं तो वो वापस आ जाएंगे जो उनका है। मैं एक ब्रेक लेना चाह रहा हूँ सर, इजाजत है? इजाजत है। वो असल में रहना सर मसला ये कि पीपल्स पार्टी इस सिस्टम की स्टेक होल्डर है। बिल्कुल ठीक है, वो सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकता। अब तो मौलाना फजल रहमान साहब को भी स्टेक होल्डर हो गया, वो भी छोटे से स्टेक होल्डर हो गए। एक ब्रेक लेने जी, ब्रेक के बाद आते बात करेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात और PTI की स्ट्रेटजी क्या है। कल एक बड़ा अहम इजलास हुआ, उसमें क्या तय हुआ, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कहाँ खड़े, इस पर गुफ्तगू करेंगे।
जी वेलकम बैक सलमान साहब। कल पीटीआई का इजलास हुआ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, ज़रा क्या हुआ मैं चाह रहा हूँ आपसे ही पूछूं। सर देखिए, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोविंशियल चैप्टर्स बनाए हैं ना, उसमें शफकत महमूद साहब को पंजाब का और ख़ासतौर पे सेंट्रल पंजाब का सरबरा बनाया है। आगे उसके आगे फिर एक 17 रुकनी कमेटी बनी और उसमें फवाद चौधरी साहब भी हैं, उसमें मियाँ महमूद रशीद साहब भी थे, उसमें बाकी लोग भी जो अहम सरकर्दा एजाज अहमद चौधरी साहब भी थे जो साबिक सेंट्रल पंजाब के सदर थी, सब लोग थे और इसमें गवर्नर पंजाब भी उसमें शरीक हुए, खुद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब इसमें शरीक हुए। तो ये बड़ा अहम इजलास था और ये इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर की हदायत के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो अगले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं उसको उस तरह से नहीं लड़ना जिस तरह से अभी हमने केपीके का फर्स्ट राउंड लड़ा है। तो उस इजलास के अंदर खास तौर पे ये तय हुआ कि हमें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को किस तरह से लड़ना है और उसमें बाकायदा जिम्मेदारियां बांटी गई। उसमें तरक्याती फंड्स के हवाले से कहा गया कि जनाब हर सूरत में तरक्याती फंड रिलीज किए जाएं और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो खुद इसकी बराह रास्त निगरानी करेंगे ताकि डिलेइंग टैक्टिक्स जो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से होते हैं वो ना हो। वहां पे खास तौर पे एजाज चौधरी साहब जो है उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे तो हमें नई क़यादत चाहिए। तो ज़रा एजाज चौधरी साहब काफ़ी नाराज़ नज़र आए जब वो बात आई। तो उन्होंने कहा कि जो पीछे नाकामियाँ हुई हैं तंजीम साजी के हवाले से, उसमें जो पिछली क़यादत थी जिसमें एजाज चौधरी साहब थे उनके ऊपर बातचीत भी हुई, तो उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शेयर की। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब ये इस वक्त इनको नज़र आ रहा है कि जी हमने, क्योंकि देखिए ये मैं आपको बताऊँ, ये इलेक्शन इसलिए सबसे ज़्यादा अहम हो गए हैं क्योंकि बराह रास्त मेयर के इलेक्शन होने हैं और बराह रास्त मेयर के इलेक्शन के लिए हुकूमत ने अपनी तहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर भी एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की बात की है, खुद अपनी तंजीम साजी के अंदर भी ये बात की है। और ये सवाल भी आया है कि जो सारे एमपीए एमएनए ना पंजाब के अंदर, जी। उनके रिश्तेदारों के अंदर टिकटें ना बढ़ जाएं, तो टिकटों का एक मुनसिफाना निजाम बनाने की बात की है। जी लाइन पे हमारे साथ महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे पीटीआई के बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी के हवाले से। कल इजलास भी हुआ, उसमें कुछ फैसले भी हुए। तो सर आप मुतमईन हैं कि आपका होमवर्क ठीक है और आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होंगे तो आप उससे पहले पहले अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे? देखिए, होमवर्क तो अभी स्टार्ट हुआ है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है उसकी अप्रूवल जो है आखिरी मराहल में है असेंबली के अंदर। उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी है वहां से ये अप्रूव होनी है। उसमें एक लार्जर कमेटी स्पीकर साहब ने अपोजिशन की रिक्वेस्ट पर वो बनाई थी जिसकी 2 मीटिंग हो चुकी हैं। अब कल फिर उसकी मीटिंग है। होपफुली इस हफ्ते के अंदर वो जितनी सिफारिशात हैं स्टैंडिंग कमेटी में अगर कोई उसके अंदर वेट की जाती हैं कुछ चीजें तो वो असेंबली से अप्रूव हो जाएंगी विद इन अ वीक और 2। हमारा जो पार्टी का इंटरनल सारा निज़ाम है इसमें पिछली तंजीमें तो टूट गई हैं। अब नई तंजीम साजी जो है वो मुकम्मल हो रही है और उसमें टॉप प्रायोरिटी पे यही टास्क में दिया गया पार्टी की तरफ से कि बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जो है वो पार्टी को सबको एक पेज पर लाएं और ये ग्रुप्स आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करें और अपनी तहादी जमाती को भी ऑन बोर्ड लेके तो फैसले दुरुस्त किए जाएं। हमें सबसे ज्यादा नुकसान के नतीजे में भी वो फैसलों की वजह से हुआ कि जहाँ पार्टी के 2-3 धड़े आजाद खड़े हो गए और पार्टी को मजमूरी तौर पर देखें तो वोट तो बहुत मिले, ज्यादा सबसे मिले, लेकिन आपस की डिवीजन की वजह से इलेक्शन वो हार गए ज्यादा। तो इसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस है और इसके लिए सारा काम होगा। मैम साहब ये बताइएगा कि जो आप कह रहे हैं पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से, तो जो पुराने वर्कर हैं उनका एक शिकवा है कि उनको नहीं पूछा जाता तंजीम साजी में और अहम फैसलों के अंदर, तो क्या ये शिकवा आप दूर कर पाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये शिकवा दूर किया गया है। अब ये जो पंजाब की हमारी एडवाइजरी जो काउंसिल बनी है उसमें भी यानी जहाँ 80 लोग हैं उसके साथ साथ वहाँ 5-7 मेंबर ऐसे भी हैं जिनके पास कोई सियासी ओहदा है, सच नहीं है, वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, लेकिन पार्टी के पुराने वर्कर की शिनाख्त रखते हैं, पुराने अहदेदार रहे हैं, उनको पार्टी के अंदर इस बार नुमाइंदगी दी गई है और उनकी आरा को भी जाना वो अहम समझा जा रहा है और उनके साथ मिलकर फैसले किए जाए। बहुत शुक्रिया मियां साहब, ये जो खास तौर पे कहा जा रहा था कि आप मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या इत्तेहादी जमात के साथ भी कोई इस मामले में बातचीत हो रही है? जी, उनके साथ भी बातचीत चल रही है। मुख्तलिफ इजरा के अंदर जो सियासी जोड़ तोड़ है उसमें उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा।
ठीक, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। राय साहब, मुझे एक बात बताइए कि जो अब बनाए गए हैं मुख्तलिफ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और पंजाब की क़यादत में शफकत महमूद साहब को और बाकी जगहों पे ऐसे, तो ये जो मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन उनको कहता है कि जी आपने बल्दियाती इंतखाबात में कोई उसमें आपने नहीं आना, तो ये तो एक बहुत बड़ा खलानी बन गया कि क्या अगर आप मिनिस्टर्स को बना देते हैं तो फिर बनाने के बाद वो लोग तो एक्टिवली बराह रास्त इलेक्शन के अंदर ना कैंपेन में जा सकते हैं ना हिस्सा ले सकते हैं। देखिए कि इस हमारे वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन साहब की तरफ से चंद रोज़ पहले ये तजवीज़ इस हवाले से भी जो है वो सामने आई थी कि जो इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक बना रखा है इस हवाले से कि अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और वज़रा जो है वो इलेक्शन मुहिम में नहीं जा सकते, तो इस पर भी उन्होंने पेशकश की थी अपोजिशन जमातों को कि आप आएँ, हम मिल बैठ कर इस हवाले से जो है एक मुश्तरका लाया अमल जो है वो बनाएं और इलेक्शन कमीशन के पास जाएं कि वो आप इस कार्रवाई को रोकें। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब इस तरह कोई वजीर या कोई रुकन कौमी असम्बली किसी हल्के में जाता है तो नोटिस ही महज लिया जाता है, हमने तो कभी आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं देखी। और दूसरा राना साहब मैं आपको बताऊं कि ये जो पीटीआई की क़यादत ने ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अब जो तंजीम नो का फ़ैसला किया है जो है वो पंजाब के अंदर और चारों सूबों के अंदर, ये बड़ा दुरुस्त समत में जो है फ़ैसला किया गया है कि पीटीआई को केपी के अंदर क्यों मसाइल का सामना करना पड़ा, क्यों नताइज मतलूबा नहीं मिल सके कि माजी में जो पीटीआई की तंजीम थी और पीटीआई की हुकूमत थी वो अलग अलग थी, और जो पीटीआई की हुकूमत थी और वज़रा थे वो उस तरह जो तंजीम थी उसको ओनरशिप उस तरह नहीं दे सके। तो अब ऐसा सिस्टम लाया गया है कि वज़रा को आगे लाने का मकसद ये है कि पीटीआई की हुकूमत और तंजीम एक हो और इससे जो है वो यकीनन नताइज जो हैं वो ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और इसमें मैं एक और बात आपको बताऊं कि नून लीग ने हमेशा ये किया है कि उन्होंने हुकूमत को और तंजीम को इकट्ठा रखा है और उससे उनको बेहतर नताइज जो हैं वो मिले हैं। तो अब पीटीआई ने ये जो हुकूमत और तंजीम को इकट्ठा किया है उससे इनको नताइज अच्छे मिलेंगे। मैं आपको बताऊं कि एजाज चौधरी साहब जो हैं वो पीटीआई पंजाब के सेंट्रल पंजाब के सदर थे, तो मैं एक दफ़ा गवर्नर हाउस में मैं भी मौजूद था और वहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए, लेकिन जो है उनको जो है वहाँ इतनी रुकावटें थीं कि उनको वज़ीर आज़म तक पहुँचने में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। अब ये जो वज़रा हैं ये वज़ीर आज़म के साथ जो है वो बात कर सकते हैं, ये डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के साथ बात कर सकते हैं, डीपीओ के साथ बात कर सकते हैं। तो इस तरह तंजीमों के साथ एक जो लाइजन है, जो राब्ता है, अब वो हुकूमती सतह पर जब बढ़ेगा तो यकीनन उससे जो नताइज हैं वो बेहतर बरामद होंगे। साहब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। पहले तो मैं ना खालिद क़य्यूम का शुक्रगुजार हूँ, आप ना एक जवाब में इतना कम्प्रीहेंसिव नक्शा खींच देते हैं कि मुझे सोचना पड़ता है कि अब मैंने क्या कहना है। मैं आपको मैं आपसे नया सवाल नहीं, आपके लिए मैदान खाली है। जो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो केपीके में हुआ कि अरकान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली या वज़रा अमूमी तौर पे देखिए एक फितरी बात है कि वो अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को टिकटें देंगे। क्या इस बात का आपको लगता है इम्कान कि पंजाब में वो जो कुछ वहां पे हुआ है उसकी नफी होगी और जेन्युइनली वर्करों को टिकट मिल सकेगा? भाई देखें, जो वर्कर को टिकट मिलने का ख्वाब है ना, ये ख्वाब ही है, ये मुमकिन नहीं है। हर सियासी जमात में ख्वाब ही रहता है। हालांकि इमरान खान साहब और का जो मैं समझता हूँ वो ये समझ चाहते हैं कि जो उनका वर्कर है वो भी उनके साथ चले, आगे जाए, लेकिन हर जगह तो इमरान खान हर बोर्ड में तो नहीं बैठ सकते जाके हर जगह पे। अब आप गवाह हैं, आप अंदर की बहुत सारी बातें पी जाते हैं, ये भी खालिद क़य्यूम भी नहीं करता है। मुझे बताएं कि जो लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में जमशेद चीमा का आउट होना है, उसके पीछे उससे जुड़ी हुई कितनी बातें हैं, बहुत जुड़ी बातें, ठीक है ना। हम आपको याद है ना पीटीआई ने कमेटी भी बनाई थी, वो कमेटी बस कमेटी बन गई, उसका कुछ नतीजा निकला। ये वो कमेटी है जो अक्सर मोहल्ले की खातून लेके भाग जाती है ना और मुड़ के कभी नहीं मिलती, ये वो कमेटी है।
अब यही सूरत हाल अब होगी, हमें कोई इतना आइडियल हम उसमें तो है नहीं। ये इलेक्टेबल की सियासत है, और इलेक्टेबल की सियासत के अंदर जो तगड़ा होता है उसी को टिकट वही मिलता होता है। जो गरीब कारकुन बेचारा जो पैसे दो खर्च कर लोगों को सके, चाय नहीं पिला सकता, इलेक्शन की सूरत हाल ये होगी कि डेरों के ऊपर चाय, खाना, कीमे वाले नान, बिरयानियां और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता। तो वो जिसके घर में भूख है बेचारा, जिसने खाली जिद्दोजहद में मार खाई है, उसको कहां से टिकट मिलनी है। लेकिन अगर कुछ कोटा फिर भी मिल जाए तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि ये हो गया। अब आपसे दारिया मैंने दी न्यूज़ का डिस्कस करना था कि वो कहते हैं कि एलजी इश्यूज जो हैं उसमें पंजाब में बल्दियाती कानून की मंजूरी अपोजिशन के तहफुजात, 23 रुकनी हुकूमती और अपोजिशन कायम हो गई। सिंध में भी इस तरह की सूरत हाल है, पंजाब में भी इस तरह की सूरत हाल है, बलूचिस्तान में ये मरहला ही अभी ताखीर का शिकार है। तो आप नहीं समझते कि खिचड़ी सी पक गई है और इसका कोई हल नहीं निकलता नजर आ रहा है? बात तो इस अदारिये में बिल्कुल दुरुस्त की गई है, और खालिद भी इतफाक करेंगे, आप भी करेंगे, कि अगर इलेक्शन कमीशन और अदालतें एक फाल किरदार अदा ना करें तो सूबाई हुकूमतें जो है ना लोकल गवर्नमेंट के ऊपर कोई संजीदगा दिखाने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा जो कुछ भी इस वक्त लोकल गवर्नमेंट के हवाले से हो रहा है ना, उसके पीछे एक प्रेशर जो है वो ईसीपी का और अपना कोर्ट का है। एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि देखिए सिंध का जो सिस्टम है, उसका जो एक्ट पास किया गया, उसकी तो कहानी इतनी दिलचस्प है कि पूरा सिंध एहतजाज कर रहा है और पीपल्स पार्टी उस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब की मैंने कहा कि 23 रुकनी कमेटी बनी, अभी आपके सामने महमूद रशीद साहब ने कहा कि कल फाइनल इजलास है, उसमें देखिए क्या होगा। और बलूचिस्तान के अंदर भी ताखीरी हरबे इख्तियार कर रहे हैं, और इस इदारे में केपीके की हुकूमत को फिर भी दाद दी गई है कि उन्होंने इनिशिएटिव लेके पहले राउंड का इलेक्शन करवा दिया है। तो फाइनल बात यह है कि हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, अगर उनका ये प्रायोरिटी इशू नहीं बनता लोकल गवर्नमेंट, तो कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग किस्म की लोकल गवर्नमेंट यहां पे ला सकें? बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है खालिद साहब, और रोजनामा नवाए वक्त में डॉक्टर अब्दुल कयूम सुलैरी साहब का आबिद कयूम सुलैरी साहब का अब हकीकत और अफसाना, और वो ये कहते हैं कि ये जो शोर मचा हुआ है मिनी बजट के हवाले से, ये सिर्फ इसका इतलाक ही पुरतेश की चीज़ों पे हो रहा है, और ये जो महंगाई का तूफान आएगा, अभी तक तो कोई तूफान नहीं आया। और फिर उनका ये कहना है कि रोजमर्रा की जो चीजें उन पे असर नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम ये राणा साहब 343 अरब का जो नया मिनी बजट जो है वो लाया जा रहा है, इसमें देखें तो सिर्फ नई जो टैक्स जो है, जो आम लोगों पर जिसका असर पड़ता है वो 71 अरब रुपये है सिर्फ। उसमें से देखें कि जो मशीनरी पर टैक्सेशन है वो एडजस्टेबल होगा, वापस होगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर 160 अरब रुपए का जो एग्जेम्पशन खत्म की गई है वो भी एडजस्टेबल होगी। तो इस तरह जो है वो इसका आम आदमी पर जो है वो उस तरह फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अमीर लोगों को जो बाहर से इम्पोर्टेड अशिया जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं उन पर असर पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। एक मैं खबर आपसे शेयर करना चाह रहा था कि पीटीआई की हुकूमत ने अपनी जो सालाना है ना 9 अरब डॉलर का कर्जा वापस किया, और जो नून लीग की हुकूमत थी उसने सालाना 5 अरब डॉलर का कर्जा वापस किया। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में 38.8 अरब डॉलर कर्जा लिया और 29.9 अरब डॉलर वापस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम आमतौर पर कर्जों की बात करते हैं ना कि हुकूमत ने ज्यादा कर्जे लिए हैं, तो ये हमें देखना चाहिए कि इस हुकूमत ने कर्जे जो वापस किए हैं उसकी शरह भी बाकी हुकूमतों के मुकाबले में ज्यादा है। 5 सालों में पीटीआई की हुकूमत 55 अरब डॉलर जो साबका हुकूमतों के कर्जे हैं वो वापस कर चुके। प्रोग्राम का जी वक्त खत्म हो रहा है, और टॉप ट्रेंड है बाइकाट मरी। हम तो यही कहेंगे कि भाई मरी में भी पाकिस्तानी रहते हैं, और हम तो ये कहेंगे कि वहाँ पे भी जो लोग हैं उनके भी बाल बच्चे हैं, वो अपना रिस्क कमाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रिस्क कमाएं, लोगों की जिंदगियों के ऊपर अपनी इमारतें खड़ी ना करें। जो मरी में हो गया वो हमारे कौमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी, अगर हमारा कौमी ज़मीर जिंदा है। मरी के लोगों, आप लोगों ने लोगों की रेस्क्यू करने के लिए बेहद खिदमात अंजाम दी। आपने अपने घर खोल दिए, आपने उनके लिए चाय पता जो भी हो सकता था किया, लेकिन होटल माफिया भी सोचें कि आप भी इंसान हैं, आप इस धरती में रहते हैं, और ये दौलत लेके आपने कब्र के अंदर नहीं जाना। यही दौलत जो है ना आपके लिए हिसाब का सबब बनेगी। आपने बहुत बुरा किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।